सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ रोड एंड इन योर वे आपको एक बहुत बड़ा पत्थर नजर आता है। अचानक से आपके जहन में सवाल आएगा कि ये पत्थर यहाँ पर क्यों है। और इस सवाल के पैदा होने की बेसिकली रीज़न ये है कि आपके जहन में उस पत्थर के हवाले से बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, और उन सब पॉसिबिलिटीज़ में से आपकी ऑब्जर्वेशन में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, विच हैज़ गिवन राइज टू द क्वेश्चन कि ये पत्थर यहाँ पर क्यों है। वाई इज इट देयर रादर देन नॉट। सपोज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चेयर। अब एक चेयर जो है इट हैज़ अ लिमिटेड साइज, और इसी तरह से उस चेयर को मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो कंपोज करते हैं, और इन सब के हवाले से भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। इसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका साइज़ जो है वो इसके एक्चुअल साइज से बड़ा भी पॉसिबल था और छोटा भी पॉसिबल था। वाई इज़ इट द साइज एज इट इज़ रादर देन सम अदर साइज। और इसी तरह से इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, उन पार्ट्स की भी मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल थी, लेकिन उन सब अरेंजमेंट्स में से, उन सब पॉसिबल अरेंजमेंट्स में से एक्चुअली सिर्फ एक ही अरेंजमेंट एग्जिस्ट कर रही है। तो यकीनन आपके जहन में सवाल पैदा होगा और आपको एक डिटर्मिनिंग एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि ये इस तरह से क्यों है, किसी और तरह से क्यों नहीं है। वाई इज़ इट दिस वे रेदर देन सम अदर वे। क्योंकि आपके जहन में बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये और भी मुख्तलिफ वेज के अंदर हो सकता था। इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचा जा सकता है, उसके बारे में यकीनन ये सवाल होगा कि इसकी इन सब पॉसिबिलिटीज़ में से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी एक्चुअल वर्ल्ड में क्यों एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि आपके जहन में एक इंट्यूटिव प्रिंसिपल है कि जिस चीज़ के लिए भी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, श्योरली एक डिटर्मिनिंग एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उसकी एक्चुअल फॉर्म के लिए, कि इसकी एक्चुअल फॉर्म इसी तरह से क्यों है, किसी और वे में क्यों नहीं है, क्योंकि और वेज जो हैं वो भी पॉसिबिलिटी के अंदर आते थे। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की एग्जिस्टेंस है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच आर डिपेंडेंट फॉर देयर एक्सप्लेनेशन ऑन समथिंग अदर देन देमसेल्व्स। मतलब उनको अपने अलावा किसी एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है जो कि उनकी एक्चुअल फॉर्म को एक्सप्लेन करें कि वाई इज़ इट दिस वे रादर देन सम अदर वे। और इस तरह की चीज़ के लिए हम कंटिंजेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, या जिसको उर्दू में हम मुमकिनुल वजूद कहते हैं। अब जो कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, और मुख्तलिफ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अगर किसी चीज़ में हो तो उस चीज़ को हम कंटिंजेंट की कैटेगरी में शामिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर वो चीज़ जिसकी नॉन एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो, मतलब हम अपनी सोच में उसके हवाले से ये बात ला सकें कि इसकी नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल है, वी कैन थिंक या वी कैन कंसीव दैट इट कुड हैव नॉट एग्जिस्टेड। और उसके बारे में यकीनन फिर यह सवाल होगा वाई इट एग्जिस्ट रादर देन नॉट। और इसी तरह से हर वो चीज़ जो कि अपने साइज में लिमिटेड है या जो स्पेस और टाइम के अंदर लिमिटेड है, उस चीज़ के हवाले से भी यही सवाल जो है वो किया जाएगा, और वो चीज़ भी डेफिनेटली कंटिंजेंट है। एंड इन द सिमिलर वे हर वो चीज़ विच इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्ट्स, उसको भी हम कंटिंजेंट की कैटेगरी में शामिल करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं इनके बारे में देयर आर मोर देन वन पॉसिबिलिटीज़। और जिस चीज़ के लिए एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हों, उसको अपनी एक्चुअल फॉर्म के लिए एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि वाई इज़ इट दिस वे रादर देन सम अदर वे, बिकॉज दैट थिंग इज़ कंटिंजेंट एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सम एक्सप्लेनेशन अदर देन इटसेल्फ। अब अगर हम यूनिवर्स को कंसिडर करें तो इसके हवाले से हम देखते हैं कि आइदर इज इट कंटिंजेंट और नॉट। तो अगर हम देखें तो यूनिवर्स की जो नॉन एग्जिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स की नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो लॉजिकली इम्पॉसिबल है, या हम उसको कंसीव नहीं कर सकते। वी कैन कंसीव दैट यूनिवर्स माइट हैव नॉट एग्जिस्टेड। और इसी तरह से यूनिवर्स के कंटिंजेंट होने के ऊपर एक और जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंशन है वो ये है कि द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ पार्ट्स, और जिस चीज़ के भी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स जो हैं दे कैन बी रीअरेंज्ड, दे कैन बी इन सम अदर वे। इसी तरह से यूनिवर्स के जितने भी यूनिवर्स जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सम पार्टिकल्स, एंड दैट पार्टिकल्स कुड हैव मिलियंस ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। सो श्योरली दिस इज इनफ टू मेक द यूनिवर्स कंटिंजेंट। Now, if the universe is contingent, it means it requires an explanation outside of itself. क्योंकि इसकी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ में से इसकी एक एक्चुअल फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। सो देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन दैट व्हाई डज इट एग्जिस्ट रादर देन नॉट, एंड ऑल्सो व्हाई डज इट एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर वे रादर देन सम अदर वे। और यही वो क्वेश्चन है विच वुड लेड टू एन एक्सप्लेनेशन दैट यू नीड अ डिटर्मिनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। अब फॉर एग्जाम्पल आप इसके लिए एक और एक्सप्लेनेशन डिवाइस करते हैं दैट देयर इज सम डिटर्मिनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स। अब उसके लिए भी क्वेश्चन होगा कि क्या वो एक्सप्लेनेशन जो है इज इट कंटिंजेंट और नॉट। और अगर वो एक्सप्लेनेशन जो है वो भी कंटिंजेंट है देन इट विल लेड टू अनदर, इट विल रिक्वायर अनदर एक्सप्लेनेशन। और अगर वो एक्सप्लेनेशन जो है यू ऑल्सो कीप इट कंटिंजेंट, then it may lead to an infinite regress of contingent objects.
लेकिन जिस तरह के हम कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट वाले सेशन में इसके डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि हाउ अ काउंटेबल इन्फिनिट इज इम्पॉसिबल, सो इसी तरह से एक इन्फिनिट सेट ऑफ कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट्स इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इवन इफ वी एडमिट, जिस तरह कुछ लोग अगर आर्ग्यू करने की कोशिश करें अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इन्फिनिट, सो इवन इफ वी एडमिट द इन्फिनिट टू बी पॉसिबल, नाउ इफ वी कंसिडर एन इन्फिनिट सेट ऑफ कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट्स, तो दैट सेट इन इटसेल्फ वुड आल्सो बी कंटिंजेंट, और वो जो सेट है इट विल आल्सो, द होल सेट विल आल्सो रिक्वायर एन एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई इट एग्जिस्ट्स रादर देन नॉट। और इसी तरह से that set is composed of parts and those parts can be rearranged. So there will be another question, that why do they exist in this specific arrangement rather than other countless possible arrangements? So this question will still remain, और आप इसको जहां तक मर्जी एक्सटेंड कर दें, you can never solve the question. In the end you have to admit that there is a necessary first explanation of everything that exists. So ये जो necessary first explanation है, what should be the properties which would make it distinct from the contingent objects? So surely हर वो property जो किसी भी चीज को contingent objects की कैटेगरी में शामिल करती है, या हर वो property जिसकी वजह से उस चीज की एक से ज्यादा explanations possible होती हैं, ऐसी कोई भी property necessary being में inhere नहीं कर सकती. So necessary being cannot be composed of parts, therefore it cannot be physical, because everything that is physical is bound by space and everything that is bound by space is composed of parts. Therefore necessary being must be non-physical. Similarly, necessary being cannot be limited, it cannot be bound by anything, let it be space, time or any other thing. It must be beyond every limit. And similarly, it is impossible for a necessary being to be non-existent. So therefore uska exist karna, it is also necessary. उसकी नॉन एग्जिस्टेंस जो है इट कैन नॉट बी कंसीवेबल, इट मस्ट नेसेसरीली एग्जिस्ट. सो ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ऑफ बीइंग नॉन फिजिकल, ऑफ बीइंग बियॉन्ड एनी लिमिट्स, ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल नॉट टू एग्जिस्ट, जिस बीइंग के अंदर ये प्रॉपर्टीज इनहेर करती हैं, वी कॉल सच अ बीइंग गॉड. सो दैट इज द कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट, दैट हाउ कैन वी आर्ग्यू दैट देयर इज अ नेसेसरी बीइंग और देयर मस्ट बी अ नेसेसरी बीइंग, एंड दैट नेसेसरी बीइंग इज व्हाट वी कॉल गॉड. And it is the necessary being which cannot be in any other way. उसके बारे में और कोई भी possibilities जो हैं वो exist नहीं करती, क्योंकि that is the necessary being. और इसी तरह से उसके जितने भी attributes हैं like power and knowledge और इस तरह की जितनी भी दूसरी सिफात हैं, they must also be beyond limits, क्योंकि जिस चीज़ में भी limit आ जाए that thing becomes contingent. So therefore all of his attributes, उसकी तमाम सिफात जो हैं, they must also be beyond limits. He must be all knowing and all powerful. There can be no limits to any of his attributes. And this is the contingency argument for the existence of God. Last time जो हमने argument discuss किया था, that was the कलाम cosmological argument. और कलाम cosmological argument और contingency argument में basic difference ये है कि कलाम cosmological argument में हम beginning of the universe से existence of God के लिए argue करते हैं, whereas contingency argument के अंदर हम beginning की बहस में नहीं जाते और उसके अंदर जो है mere existence of universe से existence of God के लिए argue किया जाता है. Even if someone claims the universe to be eternal, contingency argument जो है it will still stand, because the universe is still contingent as it is composed of parts, and there are several other reasons जिसकी वजह से we can call the universe to be contingent. So that's why contingency argument में बिगिनिंग और कॉज एंड इफेक्ट की डिस्कशन उस तरह से सब्सटेंशियली जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, वेयर एज कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट की जो बुनियाद है वो कॉज एंड इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट जो है, दैट इज द बेसिस ऑफ कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर्गुमेंट्स, एंड बोथ ऑफ दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट्स टू आर्ग्यू फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. Whatever was presented in this session is open to any sort of questions or criticism. Thank you.